नमस्कार। रसायन विज्ञान की ऑनलाइन क्लास और अपने YouTube चैनल विजेंद्र सर केमिस्ट्री में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, अपना जो केमिस्ट्री रसायन विज्ञान की फिजिकल केमिस्ट्री ब्रांच का सॉल्यूशन विज्ञान चैप्टर चल रहा था, इसकी इससे पहले मैं आपको 7 क्लास पूरी कंप्लीट करवा चुका हूं। आज इसकी अपन 8th क्लास की 8th लेक्चर के बारे में अपन बात करेंगे। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, इससे पहले अपन पढ़ रहे थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या पढ़ रहे थे? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या फिर कहें अणुसंख्यक गुणधर्मों के बारे में अपन पढ़ रहे थे। अणुसंख्यक गुणधर्म, अणुसंख्यक गुणधर्मों के बारे में पढ़ लिए थे। किसे कहते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म? किसी भी विलयन के वे गुणधर्म जो विलय के कणों की संख्या के ऊपर डिपेंड करते हैं, प्रकृति अथवा संगठन पर निर्भर नहीं करते। विलयन के ऐसे गुणधर्मों को अपन किस नाम से जानते हैं? अणुसंख्यक गुणधर्मों के नाम से अपन जानते हैं। अणुसंख्यक गुणधर्मों की सहायता से एमबी यानी विलय का आणविक द्रव्यमान अपन डिटरमाइन करेंगे या फिर मैं कहूं ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? विलय का मोलर मास या एमबी ज्ञात करेंगे। किसी भी विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म विलय की कणों की संख्या के समानुपाती होते हैं और किसी भी विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म विलय का जो अणुभार होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। पहले मैंने अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ा था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन विलय की मोलबिन अक्स बी के बराबर होता है। अक्स बी को सोल्व करा था और अपन ने एमबी ज्ञात करा था। सेकंड अपनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पहली थी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आज अपना जो थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपन पढ़ेंगे डिप्रेशन। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या फिर इसको अपन कहेंगे हिमांक में अवनमन। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे या फिर मैं कहूं किसके बारे में पढ़ेंगे? हिमांक में अवनमन। सबसे पहले मैं बात करूं फ्रीजिंग क्या होता है या फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट या हिमांक बिंदु वह ताप, क्या है ये? ताप है। वह ताप जिस पर किसी पदार्थ की ठोस एवं वाष्प अवस्थाओं का दाब समान हो जाता है, उसी ताप को या उसी को अपन क्या कहेंगे? उस पदार्थ का, उस ठोस, उस जो पदार्थ होगा, जो जमने वाला पदार्थ होगा, द्रव हो, उसका क्या कहेंगे अपन? हिमांक कहेंगे। वह ताप जिस पर किसी पदार्थ की ठोस एवं वाष्प अवस्थाओं का वाष्प दाब क्या हो जाता है? समान। जिस पर जमता कौन है? पदार्थ कौन सा होगा यहाँ पर? द्रव। कौन सा होगा? द्रव होगा। तो कहेंगे अपन वह ताप जिस पर द्रव की ठोस एवं वाष्प नहीं लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे यहाँ पर? द्रव। ये द्रव लिखना है अपने को। क्या लिखना है यहाँ पर? द्रव। वाष्प नहीं लिखना है। ठोस और द्रव अवस्थाओं का दाब क्या हो जाता है? समान हो जाता है। उसी ताप को अपन क्या कहेंगे? उसी ताप को अपन क्या कहेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे या फिर मैं कहूं क्या कहेंगे? हिमांक कहेंगे या जमने का तापमान अपन उसको कहेंगे। क्लियर है ये बात सभी को? ये बात हुई किसकी? फ्रीजिंग पॉइंट की। सभी बता सकते हो? वह ताप जिस पर किसी पदार्थ या किसी द्रव की ठोस अवस्था और द्रव अवस्था का दाब क्या हो जाता है? समान हो जाता है। उसे क्या कहते हैं अपन? फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखो अपन बात करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट।
हिमांक में अवनमन। क्या होता है हिमांक में अवनमन? देखो, जब किसी द्रव पदार्थ में अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोल करके अब विलयन बनाया जाता है, जब किसी द्रव विलायक में अवाष्पशील विलेय घोलकर विलयन बनाते हैं, तो इस विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक की तुलना में घट जाता है। अब ये जो हिमांक में कमी है, जो कमी है, उस कमी को अपन क्या कहते हैं? हिमांक का अवनमन कहते हैं। हिमांक का अवनमन, इसको डेल्टा टी एफ से अपन दर्शाते हैं। तो ये बता सकते हो सभी, जब किसी द्रव विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोला जाता है तो इस प्रकार से जो विलयन बनता है, उस विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक की तुलना में घट जाता है। तो ये जो कमी हो रही है हिमांक में, ये जो हिमांक घट रहा है, जो हिमांक में कमी हो रही है, इसे अपन क्या कहते हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या हिमांक में अवनमन के नाम से अपन जानते हैं। क्लियर हुई ये बात सभी को? अब देखो, हिमांक में अवनमन को किसके द्वारा डिनोट किया जाता है? डेल्टा। हिमांक में अवनमन, जैसे मैं लिखूं हिमांक में अवनमन या परिवर्तन डेल्टा टी एफ बराबर क्या लिखेंगे? शुद्ध विलायक का हिमांक, शुद्ध विलायक का हिमांक क्या होता है? टी एफ नोट माइनस विलयन का हिमांक। इसको किससे लिखते हैं? टी एफ से अपन लिखते हैं। तो हिमांक में अवनमन क्या हो जाएगा? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी एफ नोट शुद्ध विलायक का हिमांक, और ये क्या हो गया? विलयन का हिमांक। इसे अपन क्या कहते हैं? हिमांक का अवनमन को इस फॉर्मूले के द्वारा प्रदर्शित करा जाता है, या फिर मैं कहूं दर्शाया जाता है। यहां तक मैंने आपको केवल दो ही बातें बताई है। किसे कहते हैं हिमांक? या अपन कहें वह ताप जिस पर किसी द्रव की ठोस और द्रव अवस्थाओं का दाब क्या हो जाए? समान हो जाए, उस ताप को क्या कहते हैं? द्रव का हिमांक। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक में अवनमन किसे कहते हैं? जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय घोल करके विलयन बनाया जाता है, तो इस प्रकार से बने हुए विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक की तुलना में क्या हो जाता है? घट जाता है, यानी वो शुद्ध विलायक की तुलना में कम ताप पर ही जम जाएगा। इसे जो कम ताप पर जमने की जो प्रक्रिया है, उसे ही क्या कहते हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, या फिर मैं कहूं हिमांक में अवनमन। कैसे दर्शाएंगे? डेल्टा टी एफ बराबर शुद्ध विलायक का हिमांक टी एफ नोट माइनस विलयन का हिमांक टी एफ। क्लियर हुई? अब देखो, अपन हिमांक में अवनमन को एक आरेख द्वारा अपन यहां पर समझते हैं। आरेख द्वारा अपन हिमांक में अवनमन को समझते हैं। जैसे इधर है दाब और इधर है ताप। ये दाब है और ये ताप। यहां पर देखो, कोई शुद्ध विलायक है, वो इस ताप पर क्या होता है? जमता है। इस ताप पर इसका क्या है? ये हिमांक है। यहां पर इसका ये क्या रहता है? इधर दाब। अब अपन ने क्या करा? इसमें अवाष्पशील विलेय घोल करके विलयन बनाया, तो उस विलयन का जो हिमांक है वो क्या हो जाता है? कम। ये क्या हो गया? ये विलयन का आप जानते हो, और ये हिमांक विलयन का क्या हो गया? कुछ कम, और हिमांक में ये क्या हो गई? कमी। ये इसका क्या है? वाष्प दाब। देखो
यहां पर मैं ये बना रहा हूं, इसको अपन लिख देते हैं बिंदु ए से लिख देते हैं, इसको बिंदु सी से और सॉरी बी से, और इसको बिंदु सी से लिख देते हैं, और इसको बिंदु डी से लिख देते हैं, इसको बिंदु ई से लिख देते हैं। इस प्रकार से अपन ने ये क्या बनाया है, एक आरेख बनाया है। देखो यहां पर मैं बता रहा हूं, ये जो बिंदु बी है, बिंदु बी विलायक का हिमांक, विलायक का क्या है, हिमांक है। और ये जो बिंदु डी है, बिंदु डी, ये किसका हिमांक है, ये विलयन का हिमांक है, विलयन का क्या है, हिमांक है। यहां पर विलयन क्या होता है, जमता है, विलयन का क्या है, हिमांक। अब देखो ये क्या है, डेल्टा टी एफ, ये क्या है, हिमांक में कमी। देखो ये शुद्ध विलायक क्या है, यहां पर ये विलायक वाला, इस पर शुद्ध विलायक जमता है, और ये कौन है, यहां पर ये विलयन, यहां पर कौन जमता है, विलयन। देखो ये विलायक इस ताप पर जमता है, इधर जाने पर ताप बढ़ता है इस ताप पर। अब इसमें अपन ने विलायक में क्या बोला, अवाष्पशील विलेय और विलयन बनाया। अब यह विलयन यहीं पर जम जाता है, तो ये कम ताप पर जम रहा है, नहीं जम रहा है, तो ये हिमांक में क्या हो रही, जमने वाले तापमान में क्या हुई, कमी। इसे ही कहते हैं हिमांक में अवनमन या कमी। कितना हुआ, डेल्टा टी एफ। क्लियर है ये बात सभी को। अब देखो हिमांक में कमी हुई, तो ये बताओ वाष्प दाब में भी क्या हुई है, यहां पर कमी हुई है। देखो यहां पर किसका है, शुद्ध विलायक का हिमांक, और ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। इसमें अवाष्पशील विलेय घोल करके विलयन बनाया, इसका हिमांक कम हो गया, इसका वाष्प दाब भी क्या हो गया, कम। तो ये क्या है, हिमांक में अवनमन, और ये क्या है, वाष्प दाब में अवनमन। तो एक बात अपन यहां पर बोल सकते हैं क्या, कि हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन क्या होता है, हिमांक में अवनमन डेल्टा टी एफ वाष्प दाब में अवनमन के समानुपाती होता है, में अवनमन डेल्टा पी के समानुपाती होता है। अर्थात अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, अर्थात डेल्टा टी एफ समानुपाती डेल्टा पी। हिमांक में जो अवनमन है वो वाष्प दाब अवनमन के क्या है, समानुपाती है। क्लियर है ये बात सभी को। अब देखो मैं यहां पर आगे इसको सोल्व करता हूं। फ्रीजिंग पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, हिमांक में अवनमन में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको लिखना है अपनी नोट्स की कॉपी में। अब देखो जो राउल का नियम था वो क्या कहता है, राउल के नियम से, राउल का नियम क्या कहता है कि वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन क्या होता है, डेल्टा पी विलेय की मोल भिन्न के, विलेय की मोल भिन्न यानी अक्ष बी के समानुपाती, विलेय की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। अर्थात क्या हो जाएगा, अर्थात ये लाइन अपन ने क्वथनांक में उन्नयन वाले में भी पढ़ी थी, डेल्टा पी समानुपाती अक्ष बी, ये विलेय की मोल भिन्न होती है अक्ष बी। अब ये समीकरण 1 दे सकते हो और इसको समीकरण क्या दे सकते हो, 2। अब देखो समीकरण 1 और 2 से क्या ये भी आएगा क्या, 1 और 2 से क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, डेल्टा टी एफ समानुपाती अक्ष बी, ये इसके समानुपाती है और डेल्टा पी इसके समानुपाती है, तो ये दोनों परस्पर क्या रहेंगे, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब देखो समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो क्या आएगा, डेल्टा टी एफ इजिकल टू के, और ये अक्ष बी के क्या है, समानुपाती, समानुपाती स्थिरांक है, क्या है, समानुपाती स्थिरांक है। अब अपने को क्या करना है, अक्ष बी को
सोल्व करना है, और अक्स बी को सोल्व करना मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। यहां पर मैं अक्स बी को क्या करता हूं, सोल्व। अक्स बी क्या होता है, ये क्या होंगे, विलेय के मोल बट्टे विलयन के मोल, यानी विलेय के मोलों की संख्या और विलयन के मोलों की संख्या। यानी विलेय के मोलों की संख्या क्या है, एन बी, विलयन के मोलों की संख्या क्या है, एन ए प्लस एन बी। यही होती है मोल भिन्न, बता चुका पहले। विलेय किसी भी घटक की मोल भिन्न ज्ञात करोगे तो उस घटक के मोलों की संख्या बट्टे मिश्रण के कुल मोलों की संख्या। तो ये घटक बी के मोलों की संख्या क्या है, एन बी, और मिश्रण के कुल मोल है एन ए प्लस एन बी। अब देखो मोल क्या होते हैं, मोल क्या होता है, भार बट्टे अणुभार। मैं कॉमन सूत्र लिख रहा हूं, तो इसका क्या हो जाएगा, विलेय का भार बट्टे अणुभार, विलायक का भार बट्टे अणुभार, इसका विलेय का भार बट्टे अणुभार। तो क्या ऐसे लिख सकता हूं, क्या ये लिखूं मैं, विलेय का भार बट्टे विलेय का अणुभार। बताओ इसके मोल हो गए क्या, ये विलायक का भार डब्ल्यू ऐसे लिखते हैं विलायक वाले को, और विलायक का अणुभार प्लस ये वापस विलेय का भार बट्टे विलेय का अणुभार। अब देखो अत्यंत तनु विलयनों के लिए, अत्यंत तनु विलयनों के लिए आप सभी जानते हो क्या होता है, डब्ल्यू बी बट्टे एम बी को क्या मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं, डब्ल्यू ए बट्टे एम ए। यानी इस विलायक की तुलना में ये बहुत 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 कम है, तो इस राशि को क्या मान लेते हैं, इस राशि को क्या मान लेते हैं, नगण्य। तो नगण्य मानते इसको क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो क्या आ जाएगा, एक्स बी बराबर डब्ल्यू बी बट्टे एम बी। अब बताओ ये बचा है, इसको उल्टा करके ऊपर गुणा करके मैं लिख सकता हूं, तो क्या आएगा यहाँ पे, एम ए बट्टे डब्ल्यू ए। क्या अक्स बी का ये मान प्राप्त हुआ है क्या। अब देखो अक्स बी का मान इस समीकरण में अपन रखेंगे, अक्स बी का मान समीकरण में रखने पर क्या आएगा, बताओ मान, डेल्टा टी एफ बराबर के। अक्स बी का मान क्या है, डब्ल्यू बी बट्टे एम बी गुणा एम ए बट्टे डब्ल्यू ए। इस समीकरण को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा टी एफ बराबर के इंटू एम ए गुणा डब्ल्यू बी बट्टे एम बी। ये डब्ल्यू ए किसमें, ये अगर केजी में है मान लो, तो इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम। ये ध्यान देना, ये के इंटू एम ए बराबर क्या है, के एफ। अब देखो ये ऊपर सोल्व कर रहा हूं मैं, ऊपर कहां है, पर यहां से देखो के एफ क्या है, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक, अवनमन स्थिरांक। इसका जो मात्रक होता है वो होता है केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। क्या होता है इसका मात्रक, केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। क्या होता है, बोल रहा हूं मैं हिंदी में, केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। और एम क्या है यहां पर, एम बराबर मोललता। क्या होती है मोललता, विलेय का भार बट्टे अणुभार गुणा ये क्या है, केजी में विलायक का भार, या फिर एम बराबर विलेय का भार बट्टे अणुभार गुणा डब्ल्यू ए। अगर ये ग्राम में दे दे तो इसको किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 का क्या देंगे अपन, भाग, और यही 1000 ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो अपने पास ये मोललता का ये सूत्र है क्या। एक बात बताओ मेरे को, जब जब मोलिलिटी में ये विलायक का भार केजी में आए तब अपने को केजी में ही रखना है। यदि विलायक का भार ग्राम में आए
तो इसको किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 का यहाँ पर भाग लगेगा, यही 1000 ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, या फिर मैं कहूं क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो ये सूत्र सबको मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? ये मोलिनिटी से अपन यहां पर ये निकाल सकते हैं। अब अपने को क्या याद करना है, अपने को याद ये रखना है डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू मोलिनिटी, के एफ इंटू मोललता। अब देखना एक बार, थोड़ा सा अपने को सोल्व स्कोर करना है। यहां से मैंने बताना शुरू करा आपको हिमांक पे अनुमान, ये आरेख बताया, बिंदु बी विलायक का, बिंदु डी विलयन का, और ये देखो हिमांक पे अनुमान वाष्प दाब अनुमान के क्या है, समानुपाती। आप यहां से देख भी सकते हो राहुल का नियम क्या कहता है, राहुल के नियम से वाष्प दाब में अनुमान विलय की मोल बिंदु के क्या होता है, समानुपाती। और ये समीकरण 1 और 2 से ये प्राप्त हुआ। समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो स्थिरांक, समानुपाती स्थिरांक, अक्ष भी को ऊपर ने क्या करा, यहां से सोल्व करा है। तो एक बार इसको आप तुरंत क्या कर लो, उतार लो, फिर बाद में मैं आपको आगे इसको सोल्व और करके समझाता हूं। अब देखो अपने पास ये सूत्र लिख सकते हैं अपन, डेल्टा टी एफ बराबर क्या लिखेंगे अपन, के एफ इंटू विलेय का भार बट्टे विलेय का अणुभार, और ये डब्ल्यू एक इसमें, ये ग्राम में, तो ऊपर 1000 से क्या हो जाएगा, गुणा। अब अपने को ज्ञात क्या करना है, एम बी, विलेय का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान क्या होता है, विलाय का आणविक द्रव्यमान, एमबी या मोलर द्रव्यमान क्या कहते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं अपन, मोलर द्रव्यमान या मोलर मास, क्या हो जाएगा, ये इधर लिया इसको, एम बी बराबर के एफ इंटू डेल्टा टी एफ गुणा विलेय का भार, और ये क्या है, विलाय का भार किसमें, ग्राम में, गुणा क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। बताओ ये फॉर्मूला है क्या अपने पास, या फिर इस फॉर्मूले को इस फॉर्म में याद रखो, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू मोलिनिटी। इसी फॉर्मूले से अपने को किसका मोलर मास याद करना है, विलेय का मोलर मास बोलूं, या फिर मैं कहूं विलेय का क्या ज्ञात करना, आपको आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। मैं उम्मीद करता हूं ये पूरी डेरिवेशन आपको सभी को अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो इसको आपको नोट्स की कॉपी में इसी तरह से उतारना है, या फिर मैं कहूं क्या करना है, सोल्व करना है। क्लियर है? अब अपन इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं। तो अपने को कौन सा फॉर्मूला काम में लेना है, ये डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू मोलिनिटी, इससे अपन सब कुछ निकाल सकते हैं। अब जैसे एक अच्छा सा न्यूमेरिकल है, वो न्यूमेरिकल अपन सोल्व करेंगे। जैसे पहले फॉर्मूला लिखूं मैं, क्या है, ऐसे आपको ये याद रखना है, के बी इंटू एम, तो डेल्टा टी एफ बराबर क्या हो जाएगा, के बी इंटू विलेय का, ये जानते हो सभी, भार बट्टे अणुभार गुणा विलाय का क्या होता है, भार, ये किसमें, ग्राम में, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर 1000। तो ये ज्ञात करना है, तो सीधा लिख सकते हो एम बी बराबर के एफ लिखेंगे ना, ये क्या है, के एफ बट्टे डेल्टा टी एफ गुणा विलेय का भार, और ये क्या है, विलायक का भार गुणा क्या हो जाएगा 1000। ये एम बी क्या है, आपको सभी को पता है, विलेय का मोलर द्रव्यमान कह सकते हैं इसको, या क्या कह सकते हैं, आणविक द्रव्यमान, इसको अपन क्या कह सकते हैं, बोल सकते हैं। और के एफ क्या है, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक है, मात्रक क्या है इसका, केल्विन किलोग्राम
किलोग्राम प्रति मोल इसका क्या है, मात्रक। डेल्टा टी एफ क्या है, हिमांक में अवनमन है। और डब्ल्यू ए क्या है, विलायक का क्या है, भार है। अब देखना अपन एक न्यूमेरिकल यहां पर सॉल्व करते हैं। जैसे न्यूमेरिकल है ये 25.6 ग्राम सल्फर को 1000 ग्राम नेपथलीन में घोला गया है। 25.6 ग्राम सल्फर को 1000 ग्राम नेपथलीन में घोला गया है। में घोलने पर हिमांक में अवनमन क्या होता है, डेल्टा टी एफ कितना हो जाता है, 0.68 केल्विन पाया गया। 0.68 केल्विन पाया गया। तो अपने को क्या ज्ञात करना है, सल्फर का अणुसूत्र ज्ञात कीजिए। सल्फर का अणुसूत्र क्या करना है, अपने को ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए। अब देखो यहां पर अपने को केएफ का मान, नेपथलीन के लिए केएफ का मान दे रखा है। नेपथलीन के लिए केएफ का मान है 6.8 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ये अपने पास ये चीजें दे रखी हैं। अपने पास सीधा फॉर्मूला पड़ा है। क्या ज्ञात करना अपने को, पहले तो अणु भार ज्ञात करो, अणु का भार ज्ञात करो, फिर उस भार से अपन क्या ज्ञात करेंगे, सूत्र ज्ञात करेंगे। तो देखो ये रहा, कितना है केएफ 6.8, डेल्टा टीएफ कितना है, यहां पर मैं लिख देता हूं। केएफ तो सबको दिख रहा है 6.8 केल्विन किलोग्राम पर मोल। डेल्टा टी एफ कितना है, 0.68 केल्विन। और डब्ल्यू बी विलेय का भार कितना है, 25.6 ग्राम। और विलाय का भार डब्ल्यू ए कितना है, 1000 ग्राम। तो रख दो सारे मान, कितना है 0.68 गुणा विलेय का भार कितना है 25.6, विलाय का भार कितना है 1000 गुणा क्या हो जाएगा 1000। क्लियर है। अब इसको आप सोल्व करोगे तो 1000 से तो 1000 चला गया, ये 6.68 गुणा 25.6 सोल्व कर लो। ये अपन दशमलव यहां से हटा सकते हैं, यहां पर लिखूं मैं 68, ये दशमलव हटाया तो नीचे किससे गुणा हो जाएगा 10 से। और यहां पर मैं लिखूं सीधा 68 तो ये ऊपर किससे गुणा हो जाएगा 100 से गुणा 25.6। तो 68 से 68 कैंसिल, ये कितनी बार 10 बार। तो ये मान एमबी का मान कितना है 25.6 को 10 से गुणा करो 256 ग्राम। ये अपने पास क्या प्राप्त हो गया, विलेय का अणुभार ये कितना प्राप्त हुआ है 256 ग्राम। अपन देखो ज्ञात करते हैं अणुसूत्र। माना सल्फर का अणुसूत्र SX है, SX है, अतः सल्फर का अणुभार होगा X गुणा S। अणुभार इस X को क्या कर देंगे, जितने सल्फर के अणु हैं, जितने परमाणु उनको X से, X क्या है परमाणु की संख्या, उसको सल्फर से क्या कर दिया अपन ने गुणा। और अपने कितना दे रखा है इसमें, ये सल्फर का अणुभार और ये विलेय यानी सल्फर का अणुभार आया है, तो यहां पर ये लिख सकते हैं अपन X गुणा S बराबर 256। और अब अपने को क्या ज्ञात करना है, यहां से X के मान की वैल्यू अपन यहां ज्ञात कर सकते हैं। अब वो X की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, अब बताओ। सल्फर कितना होता है 32 ग्राम, ये पता है या नहीं है। अकेला सल्फर कितना होता है 32 ग्राम। तो X
गुणा 32 बराबर 256। तो अक्स बराबर क्या हो जाएगा, अक्स बराबर 256 बट्टे 32, और ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा, ये चला गया आपका 8 बार। कितनी बार जाएगा, 8 बार। तो अक्स का मान कितना आ गया, 8। तो सल्फर का अणुसूत्र क्या हो जाएगा, S8 हो जाएगा। इस प्रकार से पहले अपन ने क्या ज्ञात करा, विलेय का अणुभार, एक अणु का भार 256 ग्राम माना, सल्फर का अणुसूत्र Sx माना, तो इसका अणुभार कितना हो जाएगा, ये इस अक्स को सल्फर के एक अणु के एक परमाणु के भार से गुणा कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, इसका अणुभार। ये कितना है, x गुणा s कितना है, 256 ग्राम। s कितना है, सल्फर का परमाणु भार कितना होता है, 32 ग्राम, पता है सबको। अब इस 32 का भाग देने पर x का मान आ जाएगा, और ये x का मान कहां रखना आपको, यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा इसका अणुसूत्र, S8 हो जाएगा। क्लियर है ये बात सभी को। इसको आपको अपनी नोटबुक में करना है न्यूमेरिकल को। अब एक इसका लास्ट फॉर्मूला और आपको मेरे को इसमें बताना है, जैसे वहां पर भी बताया था, यहां पर भी ये फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। जैसे वान ठाप ने Kf और विलायक के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के मध्य निम्न संबंध बताया। किसने, वान ठाप ने Kf क्या है, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक एवं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, डेल्टा एच, वाष्पन के मध्य निम्न संबंध बताया। क्या संबंध था, ये सीधा संबंध याद रखना है, Kf बराबर MARTF स्क्वायर अपॉन डेल्टा एच वाष्पन गुणा 1000। ये Kf क्या है, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक है, और ये क्या है, विलायक का अणुभार है। देख लेना, विलायक का MAR है तो विलायक का अणुभार ही होगा, और R क्या है, गैस स्थिरांक है। TF क्या है, विलायक का हिमांक है, और डेल्टा H वाष्पन क्या है, नहीं दिख रहा है तो बोल तो रहा हूं ना, डेल्टा H वाष्पन यानी ये है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। ये फॉर्मूला और अपने को क्या करना है, लर्न करना है। वहां पर क्या था, वहां आपने क्या बताया था, Kb बराबर MARTB स्क्वायर अपॉन डेल्टा H वेपराइजेशन गुणा 1000, वहां पर ये बताया था, और यहां पर ये दोनों फॉर्मूले लगभग क्या है, सेम है। इस प्रकार से आपकी ये जो हिमांक में अवनमन वाली तीसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है होती है पूरी कंप्लीट। तो इसका ये न्यूमेरिकल भी मैंने सोल्व करा दिया है। आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा, अपन ने जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है उनमें से लगभग परसेंट पूछा जाता है। तो मैंने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या है, एमबी ज्ञात करना है, विलेय का आणविक द्रव्यमान। पहले रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एमबी ज्ञात कर सकते हो, मैंने न्यूमेरिकल सोल्व करवा दिया। दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मैंने न्यूमेरिकल एमबी का फॉर्मूला और मैंने न्यूमेरिकल सोल्व करवा दिया। तीसरी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एमबी का फॉर्मूला डेराइव्ड करा दिया और मैंने आपको एक न्यूमेरिकल सोल्व करवा दिया। तो प्रत्येक न्यूमेरिकल मैं चैप्टर में साथ साथ लेकर के आपको सोल्व करा रहा हूं। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, सभी विजेंद्र सर यूट्यूब जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना, ताकि प्रत्येक कंटेंट ऑफ मैटर जो मैं आप यहाँ पर प्रिपेयर करता हूं वो सबके पास पहुंच जाए और आपको नोटिफिकेशन के द्वारा पता चल जाए। थैंक यू, धन्यवाद।